नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट के लिए आपके लिए जो है एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, प्रमुख शिक्षण विधियां। इससे संबंधित जो है आपको एक कंप्लीट जो है थ्योरी नोट्स भी मिलेगा और लास्ट में आपको मैं करीब जो है 30 एमसीक्यूज कराऊंगा जो इस पूरे जो है थ्योरी से रिलेटेड होगा। ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख शिक्षण विधियां जो है वो चाहे सीडीपी का हिस्सा हो, चाहे हिंदी पेडागोजी हो, या चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, या चाहे हम ईवीएस पेडागोजी कह सकते हैं, है ना। कंप्लीट जो है आपको इन सभी सेक्शंस में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसलिए अगर मैं कहूँ तो अगर आपको जो है अच्छे नंबर लाने हैं तो इन शिक्षण विधियों को पढ़ना होगा। ये तकरीबन तकरीबन मैं आपको 30 से भी ज़्यादा शिक्षण विधियाँ कराऊंगा जो किसी भी चैनल में आज से पहले नहीं कराई गई होंगी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल नोट्स बना करके दे रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। इसका नोट्स बना लेना और रिवीजन करना, आपको जो है बहुत फायदा होगा। ठीक है। इससे पहले कि जो है वीडियो स्टार्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। 100 लाइक्स का टारगेट है, बहुत ज़्यादा लाइक्स नहीं है। 100 लाइक्स से मैं स्वयं ही मोटिवेट हो जाता हूँ ताकि मैं आप लोगों की इसलिए इसी तरीके से वीडियोस ला करके देता रहूँ। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस जो है वीडियो से लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पहला यहाँ पे जो विधि है, यहाँ पे जो लर्निंग मेथड दिया गया है वो है पोर्टफोलियो आधारित विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट का क्वेश्चन है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और हर सेक्शन में पूछा जाता है। कई बार तो ये पूरे सीटेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोर्टफोलियो जो है आधारित विधि या पोर्टफोलियो बेस्ड लर्निंग होता क्या है? तो देखिए, ये एक छात्रों की प्रगति का जो है दस्तावेज होता है। ये विधि जो होती है विद्यार्थियों को अपनी जो है प्रगति का चिंतन करने, स्व मूल्यांकन करने और अपने सीखने के लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का अवसर देती है। ठीक है। ये विधि जो है एक बार के परीक्षा आधारित मूल्यांकन के बजाय निरंतर जो है प्रगति पर केंद्रित है। पोर्टफोलियो जो होता है वो प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत रुचियों, कौशल और प्रगति को दर्शाता है। बिल्कुल जैसे पॉइंट्स आपको लिखे हैं वैसे ही पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो तो खत्म हो गया। नेक्स्ट जो विधि है वो है प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि। ये क्या होता है? ये विधि देख कर सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाई ऑब्जर्विंग पर आधारित है। ये विधि जो है जटिल अवधारणाओं को दृश्य रूप से समझाने में आसानी होती है। तो प्रदर्शन करना मतलब किन का? जटिल अवधारणाओं को दृश्य रूप में समझने में ये आधारित होती है। ठीक है। ये विधि विशेष रूप से विज्ञान, तकनीकी जो है शिक्षा, कला और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सबसे ज़्यादा कारगर होती है, जहाँ पे बच्चे छात्र जो है अवलोकन करके सीखते हैं। अवलोकन मतलब आपको देखेंगे और फिर जो है उसी के आधार पर वो बच्चे सीखेंगे। इससे बच्चों के अंदर समझ और व्यवहारिकता की वृद्धि होती है। ठीक है। तो प्रदर्शन विधि बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि मानी जाती है, बात याद रखिएगा। नेक्स्ट विधि है, हालांकि सारी विधियां जो है बच्चे के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है और बच्चे के संदर्भ में बात करें तो ये सारी विधियां कुछ ना कुछ बच्चे को सिखा रही है, बस आपको मोटा महीन बातें याद रखनी है। ठीक है। अब लेक्चर विधि क्या होती है? तो ये लेक्चर विधि क्या होता है, इसमें टीचर मुख्य रूप से बोलता है, मतलब टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है। टीचर यहाँ एक्टिव होता है और टीचर ही जो है बच्चों को जानकारी प्रदान करता है, जबकि विद्यार्थी सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होते बच्चे, यहाँ पे सिर्फ आपकी बात सुन रहे होते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं व्याख्यान विधि। तो आमतौर पे हम इसको कह सकते हैं कि ये एक टीचर केंद्रित जो है विधि मानी जाएगी, शिक्षक केंद्रित विधि है। एक तरफ का संचार होता है, छात्र जो है सक्रिय भागीदारी इसकी सीमित रहती है। मतलब इसमें टीचर की जो भागीदारी है वो सक्रिय है, लेकिन बच्चों की जो भागीदारी है वो सक्रिय भागीदारी बहुत हद तक सीमित होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो विधि है यहाँ पे अन्वेषण विधि दी गई है। तो डिस्कवरी विधि जिसे मेथड कहते हैं। तो देखिए, अन्वेषण मतलब खोज क्रियाओं के द्वारा जो है बच्चा सीखता है। अन्वेषण मतलब डिस्कवरी, खोज माध्यम से सीखना। इससे सीखने से क्या होता है? खोज से इससे क्या होता है? बच्चों में जिज्ञासा और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। हम कह दें दूसरा, तो आलोचनात्मक चिंतन भी बढ़ता है, आलोचनात्मक सोच भी बढ़ती है। अन्वेषण विधि से आलोचनात्मक सोच और चिंतन की वृद्धि होती है। ठीक है। ये विधि जो होती है आमतौर पे विज्ञान और गणित में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। देखिए, विज्ञान और गणित का इसलिए दिया गया है क्योंकि सीटेट का ये एक महत्वपूर्ण जो है सब मतलब पार्ट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है। सभी छात्रों के लिए जो है ये विधि उपयुक्त नहीं होती है, याद रखिएगा।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खोज क्रियाएं जो है हर बच्चा नहीं कर सकता, जिसका आईक्यू लो है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। संकेत देना, मार्गदर्शन करना, इसका प्रमुख जो है सिद्धांत में काम करता है। छोटे छोटे जो है खोज कार्य बच्चों को देना चाहिए, ताकि जो है वो उस पर जो है खोज क्रिया करें और फिर जो है उससे सीख पाए। ठीक है। बहुत बड़े स्केल पे काम नहीं होना चाहिए। हम छोटे बच्चों के संदर्भ में बात करें तो छोटे छोटे ही उन पर जो है कार्य देना चाहिए। नेक्स्ट विधि है अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि क्या होता है, विद्यार्थी वास्तविक जीवन की परिस्थितियां या प्रक्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं, है ना। अनुकरण मतलब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देख करके वो सीखते हैं, स्टिमुलेशन। ठीक है। यहाँ गलतियां करने का जोखिम बहुत कम होता है, क्योंकि दूसरे को देख रहे होते हैं, दूसरे को देख रहे होते हैं कि ये काम नहीं करना है। ये विधि जो है बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को भी विकसित करती है। विज्ञान, चिकित्सा और रक्षा क्षेत्र में इसका ये काम उपयोगी है। नेक्स्ट मेथड है जो कि इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंटीग्रेटेड मेथड। अब देखिए, याद रखिएगा, इसमें कई विषयों को एक साथ जोड़ा गया है। तो विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान, गणित या भाषा या सामाजिक अध्ययन को एक जो है थीम या समस्या के इर्द गिर्द जोड़ा जाता है। तो इसमें कई विषयों को जोड़ा जाता है। ये विधि जो है बच्चों में संपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करती है। ध्यान रखिएगा, किस दृष्टिकोण का विकास हो रहा है, संपूर्ण दृष्टिकोण का, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें मिले हुए हैं। ठीक है। समग्र समझ को जो है प्रोत्साहित करता है, बच्चे की समग्र समझ को प्रोत्साहित करता है। नवीन जो है पाठ्य चर्चा पद्धति में ये सबसे ज्यादा ये विधि उपयोगी होती है। सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पे सातवां मेथड है वैयक्तिक जो है शिक्षण विधि, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलाइज्ड जो है इंस्ट्रक्शन मेथड। यहाँ पे प्रत्येक छात्र की गति से जो है शिक्षण करता है, क्योंकि व्यक्तिगत शिक्षण विधि है, हर बच्चा जो है अपने तरीके से जो है शिक्षण जो है मेथड्स का यूज कर रहा है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये विधि विशेष शिक्षा और प्रतिभाशाली बच्चों पर ज़्यादा कारगर है, समय और संसाधन जो है गहन होती है, व्यक्तिगत कार्यपत्रक और मार्गदर्शन आधारित होती है, प्रगति का जो है नियमित जो है मूल्यांकन इसमें किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विधि है संवाद विधि, डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होता है, टीचर और बच्चों के बीच में जो है संवाद होता है, विचार, अभिव्यक्ति और आलोचनात्मक इससे सोच बढ़ती है, तार्किक चिंतन का विकास होता है, सहयोगात्मक जो है क्षमता का बढ़ावा मिलता है, छोटे समूह में जो है चर्चा प्रभावशाली होती है और सहभागिता को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। संवाद विधि में सहभागिता को कैसे बढ़ावा मिलेगा, जब भाई संवाद जब चार लोग मिलकर करेंगे तभी तो सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। अब इसमें क्या होता है, ये मेथड जॉन डुई द्वारा विकसित किया गया है। आपने अक्सर देखा होगा, ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है। तो ये शिक्षण पद्धति जिसमें विद्यार्थी जो है किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से या समूह में कार्य करते हैं। ठीक है। ये विधि जो है लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर आधारित है। छात्र समूह में कार्य करते हैं, छात्र जो है समूह में कार्य करते हैं, रचनात्मकता और स्वनिर्देशन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट विधि है खोज आधारित विधि, डिस्कवरी मेथड। इसमें बच्चा जो है खुद उत्तर खोजने का प्रयास करता है। ये विधि जो है ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित है। ये इसमें टीचर जो होता है वो विचार उत्तेजक जो है विचार करने वाला जो है प्रश्न पूछता है और बच्चे जो है अनुसंधान जो है करके जो है उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मतलब एक तरीके से कहे तो अपने दिमाग को जो है स्टॉर्म, ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहेंगे, है ना। तो दिमाग जो है दौड़ाने का प्रयास करते हैं और जो है उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है। टीचर जो है सीधे उत्तर देने के बजाय जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं इस मेथड में, और बच्चा जो है इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। 11वां प्रश्न है यहाँ पे विश्लेषणात्मक जो है विधि, एनालिटिकल जो है मेथड। अब इसमें क्या होता है, विषय को हम छोटे भागों में तोड़ करके जो है शिक्षण करते हैं, जटिल अवधारणाओं को हम जो है सरल बनाने का प्रयास करते हैं। गणित जो है विज्ञान में सबसे ज़्यादा जो है कारगर होती है, लेकिन इसकी सीमा ये है कि ये समय लेने वाली जो है विधि है। चरणबद्ध जो है विश्लेषण करना होता है, उदाहरण से बच्चों को जो है पढ़ाना होता है, समग्र दृष्टिकोण भी इसमें शामिल करना होता है। ठीक है। संश्लेषण विधि जिसे हम सिंथेटिक जो है मेथड कहते हैं, तो बहुत सारे भागों को जोड़ करके इसको समग्र शिक्षण किया जाता है। समग्र जो है समझ जो है विकसित करने के लिए जो है कारगर होती है। सामाजिक अध्ययन साहित्य की दृष्टि से ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है, जटिल हो सकता है। ठीक है, अगर सही से जो है इसको जो है जो भागों को सही से जोड़ा ना गया हो। ठीक है। अवधारणाओं को जोड़े और उनको उदाहरण दें, सरल से जटिल की ओर बढ़े। ठीक है। आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। देखिए, इस विधि के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं।
आपने अक्सर जो है एग्जाम में देखा होगा, छात्रों को पहले विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं। देखिए आगमन विधि में हम सीधा सीधा बात करें तो पहले बच्चों को उदाहरण दिया जाता है ना, फिर उसके बाद हम बच्चों को नियम पढ़ाते हैं। तो उदाहरण देना या तथ्य देना या अवलोकन प्रस्तुत करना, फिर बच्चों को उसके आधार पर हम सामान्य नियम और सिद्धांत या निष्कर्ष निकाला जाता है। ये विधि जो होती है छात्र केंद्रित विधि मानी जाती है। ये विधि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है। विश्लेषण करने और तार्किक चिंतन की क्षमता जो है इससे बढ़ती है। सक्रिय भागीदारी की बात करें तो इसमें छात्र जो है अवलोकन और चर्चा में जो है ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण सीखने में सबसे ज़्यादा ये उपयोगी होती है। अब आ जाते हैं निगमन विधि। निगमन विधि भी जो है अरस्तू की दी गई है। इस विधि में क्या होता है, ये कहते हैं कि भाई इसमें सबसे पहले बच्चों को नियम पढ़ाएंगे, हम सिद्धांत पढ़ाएंगे, हम तथ्य प्रस्तुत करेंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे, फिर उसके बाद हम उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये विधि जो है सामान्य से विशेष की ओर लेके जाती है। बुनियादी जो है अवधारणाओं की बात करें तो बुनियादी अवधारणाएं और तथ्यों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। विशेषकर जो है परीक्षा की तैयारी करने के दृष्टिकोण से देखें तो ये विधि कारगर होगी। रचनात्मकता इसमें जो है इस विधि में सीमित हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विधि में रचनात्मकता सीमित रहता है, तो निगमन विधि आपको आंसर देना होगा। एक तरफा जो है शिक्षण के कारण छात्र इसमें सक्रिय भागीदारी इनकी कम रहती है। ठीक है, अब आ जाते हैं समावेशी शिक्षण विधि, इंक्लूसिव जो है टीचिंग मेथड। आपने अक्सर देखा होगा, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी छात्रों को शामिल करने का तरीका होता है। तो इसमें जो है विविधता और समानता को बढ़ावा दिया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी जो है इस विधि में शामिल होते हैं। अतिरिक्त जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो है विशेष आवश्यकता वाले भी बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो हमें हर बच्चे की अपनी प्रतिभाओं को ध्यान में रख करके विशेष जो है अतिरिक्त जो है प्रशिक्षण देना पड़ता है। अनुकूलित जो है सामग्री और सहयोग, सभी को समान अवसर देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है, लघु शिक्षण। माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो ये विधि जो है टीचर को विशिष्ट शिक्षण कौशल जैसे प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, कक्षा प्रबंधन कैसे करना, मैनेजमेंट कैसे संभालना, इसमें निपुणता हासिल करने में मदद करता है। तो ये विधि जो होता है शिक्षक जो है प्रशिक्षण में उपयोगी है, क्योंकि उसके टीचिंग स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, इसमें यह मदद करती है। एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षक को अपनी कमियों को सुधारने के लिए पुनः शिक्षण का अवसर मिलता है, जिससे कौशल और मजबूत होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले जो है विधि पे, तो सहकारी अधिगम है, कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे कहते हैं। तो सहकारी है मतलब समूह में मिलकर के सीखना। तो समूह में जो है एक जब कोई सीखेगा तो कोई नेतृत्व करेगा, तो नेतृत्वकर्ता का विकास होता है। इसमें विविधता का सम्मान होता है, क्योंकि समूह में बहुत सारे डिफरेंट जो है बच्चे होते हैं, सोच आधारित होती है, उनकी अलग अलग सोच होती है, बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो विविधता का सम्मान भी करते हैं एक दूसरे के। सामूहिक जो है उत्तरदायित्व का विकास भी होता है। अगला है यहाँ पे समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। विद्यार्थी जो है किसी वास्तविक या काल्पनिक समस्या को हल करने के लिए तार्किक और रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करता है। समस्या समाधान विधि में क्या होगा भाई, किसी वास्तविक हो विधि, कोई वास्तविक समस्या हो या काल्पनिक समस्या, उसको हल करने के लिए तार्किक और रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच का प्रयोग करेगा। अनुसंधान और सोच कौशल का इसमें क्या होगा, तो बच्चे के अंदर जो है अनुसंधान क्षमता का विकास होगा, सोच कौशल का विकास होगा, समस्या समाधान जो है खोजने की प्रक्रिया जो है इसमें सिखाई जाती है। ये विधि जो है एक तरीके से चाइल्ड जो है सेंटर्ड होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होती है ये विधि। ये विधि विशेष रूप से जो है विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और व्यावसायिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगी। विश्लेषणात्मक सोच को बल मिलता है, इंपॉर्टेंट है। बच्चों में जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली विधि पे, वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। तो टीचर जो है प्रश्न पूछता है और छात्र जो है यहाँ पर उत्तर देता है। सोचने की क्षमता का विकास होता है, छात्रों की समझ का तुरंत जो है मूल्यांकन होता है, इसी विधि में तुरंत मूल्यांकन हो जाता है। संवाद और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है, और टीचर को बच्चों के गलत उत्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखना है। रोल प्ले में क्या होता है कि छात्र किसी की भूमिका का अभिनय एक्टिंग करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है,
इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, सोशल जो है कौशल का विकास होता है, सामाजिक स्थिति को समझने में ये जो है सहायक होता है रोल प्ले, शर्मीले छात्रों में जो है आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो विधि है वो है कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। ये बहुत ही रोचक होती है, भावनात्मक रूप से बच्चों को जोड़ती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, इनकी मेमोरी जो है बढ़ती है, भाषा और नैतिक विकास की शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा इन कहानियों के माध्यम से दे सकते हैं। बच्चों को जो है बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कहानी विधि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग वाला मेथड है जो कि जॉन डुई वाला है, आपको बताया था। इसमें बच्चा जो है प्रत्यक्ष रूप से कार्य करके, प्रयोग करके और गतिविधियों में भाग लेकर के सीखता है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब यहाँ पे बच्चा स्थायी रूप से सीखने का प्रयास करता है। इससे बच्चे के अंदर गहरी सोच की जो है समझ जो है विकसित होती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, जो कि मैंने आपसे अभी जो है कुछ टाइम पहले जो है जिक्र किया था इस शब्द का। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, छात्रों में नए विचार और रचनात्मक समाधानों को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनके जो अंदर नवाचार क्षमता का विकास होता है। नवाचार रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है इसी विधि से। ठीक है। मतलब अपने दिमाग को दौड़ाना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होगा, अपने सोच को, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप अपने दिमागी घोड़े को दौड़ाने का प्रयास करें। ठीक है। तो इसी ब्रेन स्टॉर्मिंग से नए विचार आते हैं, रचनात्मक समाधान होते हैं। ठीक है। नवाचार की क्षमता या क्रिएटिविटी की जो है वृद्धि होती है। ठीक है। समूह चर्चा में सबसे ज़्यादा ये उपयोगी होती है। विभिन्न विचारों पर चर्चा करने से जो है छात्रों में विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। विचारों की आलोचना नहीं की जाती है, जिससे जो है छात्र बेझिझक अपनी राय व्यक्त करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, तो इसमें दो भाषाओं का प्रयोग होता है, एक स्थानीय भाषा और एक लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा का मतलब होता है टारगेट भाषा। अब टारगेट भाषा का मतलब होता है जो भी आप सीखना चाहते हैं, इसमें आप जो है नियम सीखते हैं। और स्थानीय भाषा में कोई नियम नहीं होता, ये आसपास के अपने पर्यावरण से जो है बच्चा जो अनुकरण से आपकी नकल करके पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा करके जो है भाषा सीखता है। ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका उद्देश्य जो होता है दोनों भाषाओं में दक्षता विकास करना होता है, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना होता है। ये विधि जो होती है सांस्कृतिक जो है विविधता को सम्मान देती है और विद्यार्थियों में मातृभाषा को महत्व देती है। समझ और अनुवाद क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि आपके अंदर एक भाषा का तो क्षमता है, दूसरे भाषा के वह जो है एक ट्रांसलेशन होगा, जैसे सेब को एप्पल कहते हैं, तो बहुत सारे जो है शब्दावली से बच्चा परिचित होता है। ये जो विधि होती है प्राथमिक कक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ड्रामेटिक मेथड जो कि नाटकीय विधि है, इस विधि में जो है बच्चा जो है सक्रिय रूप से शामिल होता है, रचनात्मकता, भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल को बढ़ावा मिलता है। ये विधि जो है सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है बच्चों को। विद्यार्थी जो है अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का उपयोग करके विचारों को व्यक्त करना सीखते हैं। नेक्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड, तो लैब वाला मेथड। तो इस विधि में क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है के माध्यम से व्यवहारिक रूप से लागू करने का अवसर प्रदान करती है, जिससे बच्चे के अंदर गहरी समझ विकसित होती है। प्रयोगशाला में जो है शिक्षण। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है अनुभव आधारित शिक्षण विधि। इसके जो है प्रत्यक्ष प्रयोग से छात्रों की जो है जिज्ञासा को बढ़ावा मिलता है। विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा ये प्रभावशाली होगी। अवलोकन और निष्कर्ष जो है निकालना सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विधि है एक्टिव बेस्ड जो है मेथड, कार्यात्मक। इसमें क्या होता है, गतिविधियां कराई जाएंगी। अनुभव आधारित जो है शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बाल केंद्रित जो है अधिगम प्रक्रिया पर आधारित है। रचनात्मकता और वृद्धि के जो है रुचि की वृद्धि होती है। और संवर्धन जो है शिक्षण विधि, इनरिचमेंट जो है मेथड क्या होता है, तो इस विधि में प्रत्येक छात्र की रुचि और क्षमता के अनुसार अनुकूलित गतिविधियां कराई जाती है, जिससे जो है व्यक्तिगत जो है विकास को बढ़ावा मिलता है। ये परिभाषाएं जरूर लिख लेना। ठीक है। ये विधि जो है मेधावी जो है, जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। ये विधि जो है गहराई में अध्ययन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करती है। आत्मविश्वास और प्रतिभा को बढ़ावा मिलता है। चुनौतियों से जो है निपटने की क्षमता विकसित होती है। सहयोगात्मक अधिगम, तो विद्यार्थी यहाँ पे एक समूह में काम करते हैं ताकि जो है समान लक्ष्य प्राप्त कर सके, ज्ञान साझा कर सके और एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सके। तो इस अधिगम के माध्यम से विद्यार्थी जो होते हैं वो समस्याओं को मिल करके हल करने का प्रयास करते हैं। ये विधि जो है व्यक्तिगत और सामूहिक जो है विकास को बढ़ावा देती है। समावेशी कक्षा निर्माण में जो है ये सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रक्चर्ड टीचिंग मेथड, संरचित जो है शिक्षण मेथड। इसमें क्या होता है कि हम एक संरचित जो है शिक्षण दृष्टिकोण है
ये व्यवस्थित और संगठित जो है शिक्षण दृष्टिकोण है, जिसमें टीचर जो है स्पष्ट उद्देश्य, योजनाबद्ध गतिविधियां और सुव्यवस्थित जो है प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करते हैं। पाठ्यक्रम को छोटे प्रबंधनीय चरणों में जो है विभाजित किया जाता है, जिससे सीखना आसान होता है। प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुरूप जो है यहाँ पे शिक्षण कराया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। अनुभवजन्य मेथड, एक्सपीरियंशियल मेथड, इसमें क्या होता है कि एक ऐसी विशिक्षण विधि होती है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव गतिविधियां का प्रयोग करके बच्चा सीखता है। तो इससे बच्चे के अंदर व्यवहारिक ज्ञान का विकास होता है। अनुभव के बाद जो है छात्रों को अपने अनुभव पर विचार करने और निष्कर्ष निकालने के प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है कि ये विधि सीखने के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ती है। नेक्स्ट विधि है 32वां, निर्देशित अधिगम जो है विधि। लर्निंग क्या है, तो ये टीचर जो है मार्गदर्शक होता है इसमें, क्योंकि गाइड कौन करेगा, टीचर करेगा। तो ये विधि जो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार जो है समायोजित की जाती है। इसमें बच्चे जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते हैं और टीचर जो है नियमित रूप से प्रतिक्रिया देता है, जिससे जो है बच्चे अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है कि सर्वे मेथड। क्या होता है, अंकेक्षण मेथड, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस विधि में जानकारी एकत्र करने पर केंद्रित होती है, स्वतंत्र जो है खोज पर आधारित होती है। छात्र जो है स्वयं प्रयोग, अवलोकन, अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनके अंदर जिज्ञासा और रुचि बढ़ती है। ये विधि बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है। उम्मीद करते हैं क्लास बोरिंग नहीं लग रही होगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सीधा सीधा पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में जो है लिखने का प्रयास किया था कि ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि थोड़ा सा बोरिंग क्लास थी, 1 सेकेंड प्लीज़, बोरिंग क्लास है, तो प्लीज़ जो है मुझे मैसेज कर देना, मतलब कमेंट कर देना, तो मैं और इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास करूँगा पेपर होने से पहले, ठीक है। मेरा पूरा लक्ष्य ये रहता है कि आप लोगों को सही मटेरियल दे दूं और सही चीज़ें क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे जो है इन सही नोट्स ना मिलने की वजह से ही फेल हो जाते हैं, कम नंबर आते हैं उनके, 4-5 नंबर से फेल हो जाते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पारंपरिक विधि या व्याख्यान विधि, ट्रेडिशनल मेथड या लेक्चर मेथड भी कहते हैं, इसमें जो है टीचर पर केंद्रित होती है विधि। ये विधि कम संसाधनों में अधिक बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। ये सभी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस विधि में जो है स्मृति और पुनरावृत्ति पर ज़्यादा जो है बल दिया जाता है, मतलब रट्टू तोता पर ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं। केस स्टडी मेथड आपने अक्सर देखा होगा कि किसी वास्तविक या किसी काल्पनिक परिस्थितियों का गहन करने के लिए जो है विश्लेषण करने के लिए ये प्रोत्साहित करती है। तो इसमें बच्चे के अंदर क्या क्षमता का विकास होगा, निर्णय लेने की क्षमता, केस स्टडी, ठीक है। व्यवहारिक और विश्लेषण सोच का विकास होता है, बच्चा जो है किसी केस पर स्टडी करेगा और उस पर जो है अपनी राय देगा, तो विश्लेषणात्मक सोच जो है विकसित होगी, जिससे हम बच्चे के अंदर तार्किक सोच का भी विकास होगा, आलोचनात्मक सोच का विकास होगा, ठीक है। अब जाकर के यहाँ पर आपका जो है कंप्लीट जो है 35 जो है टोटल जो है टीचिंग मेथड्स हैं वो खत्म होते हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा और सीधा उसका उत्तर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत जुकाम है, मैं बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ाना है और मुझे पता है कि जो है ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन भी लेट करता हूँ तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे और दिक्कत हो जाती है, ठीक। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्याख्यान विधि का उपयोग जो है विशेष रूप से कब प्रभावशाली माना जाता है। 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे और चारों ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़िए। इसका सही उत्तर देखिए क्या है, पहचानने का प्रयास करिए। तो व्याख्यान विधि का जो सबसे कम प्रभावशाली है, आंसर है ऑप्शन बी। आंसर है ऑप्शन बी। जब कम समय में अधिक विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचानी हो, तब जो है व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बच्चे को मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ, ये कथन जो है किस विधि को सबसे अच्छे तरीके से व्यक्त करता है। अब देखिए, आपने अभी तक तो पढ़ा था क्वेश्चन थ्योरी और आपको लग रही होगी मेरे लिए तो ये सब आसान है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। तो मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाओ, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है अन्वेषण विधि। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
प्रदर्शन विधि में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से किस रूप में अधिक प्रमुख होती है? थर्ड का आंसर। तो प्रदर्शन विधि में, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि में क्या होता है, टीचर जो होता है वो मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, ठीक है, आदर्श प्रस्तुतकर्ता के रूप में कार्य करता है, ठीक है, आंसर है बी। द्विभाषिक विधि का मूल सिद्धांत क्या है? तो दो भाषी मतलब दो भाषी, एक भाषा तो होगी जो मातृभाषा होगी, एक भाषा आपकी लक्ष्य भाषा होगी। तो यहाँ पे मातृभाषा और लक्ष्य भाषा दिया हुआ है, इसका मतलब है आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज़ जो है ज़रूर, मैं प्लीज़ मैसेज ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, मैं यकीन मानिए मैं फिर से बना दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो मैं फिर इंग्लिश में ही बनाऊंगा, केवल इंग्लिश। हालांकि मेरा सब्जेक्ट जो है बैकग्राउंड हिंदी ज़्यादा है, प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था बहुत, है ना। फिर इंजीनियरिंग के बाद मैंने सिविल्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो कुछ समय के जॉब करने के बाद अब सिविल्स में मैंने जो है अपनी जो कोचिंग की तो वो हिंदी में की, क्योंकि मेरा जो हाई स्कूल और इंटर था वो ज़्यादा समझ में आती थी हिंदी। तो उसी यही की वजह से जो है मेरा हिंदी ही बैकग्राउंड रहा, और मैंने कभी इंग्लिश अडॉप्ट करने की कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। पर आप चाहते हैं तो मैं इंग्लिश में मटेरियल बना करके उसको पढ़ करके आपको दे सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षिका जो है कक्षा 6 में गांधी चर्चा और चरखा पाठ पढ़ाने के लिए कुछ बच्चों को गांधी जी, कस्तूरबा और अंग्रेज अफसर आदि की भूमिकाएं दे रही है, वो किस शिक्षण विधि का उपयोग कर रही है? पांचवे का आंसर देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैंने आंसर बताया था रोल प्ले मेथड, आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, याद रखना। इन क्वेश्चंस को अगर आप कर पा रहे हैं तो यहाँ समझ लीजिए कि आपने मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से दोबारा मेथड को समझना और पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ब्रूनर द्वारा प्रतिपादित डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग और खोज के माध्यम से अधिगम करने का जो है अवसर दिया जाता है। ये विधि निम्नलिखित में से किस शैक्षिक उद्देश्य को सर्वाधिक प्रोत्साहित करती है? देखिए सही आंसर क्या होगा, छठवें का सही आंसर है ऑप्शन सी, आत्म प्रेरणा और जिज्ञासा, ठीक है। नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के एकीकृत शिक्षण पर बल दिया गया है? सातवें प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुविषयी, एकीकृत और खेल आधारित अधिगम पर जोर दिया गया है, आंसर है ऑप्शन ए। पोर्टफोलियो आधारित शिक्षण एक ऐसी विधि है जो निरंतर मूल्यांकन पर बल देती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई निरंतर मूल्यांकन पर क्यों बल देती है? इसलिए बल देती है क्योंकि जो बच्चों की सीखने की यात्रा को साक्ष्य सहित प्रदर्शित करना, मतलब फुल प्रूफ सहित। तो एक तरीके से हम पोर्टफोलियो में कह सकते हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड जो है बच्चे का तैयार किया जाता है, जिसमें सारे जो है पॉजिटिव और निगेटिव जो है बातें बच्चे की होती हैं। जब पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तब जो है उसके पेरेंट्स के साथ साझा किया जाता है और उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। नवा प्रश्न है, सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो सहकारी अधिगम का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आधार यही है कि बच्चे के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक जो है क्षमता का विकास करना, सामाजिक संवाद बढ़ाना। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो विधि का उपयोग किस प्रकार के मूल्यांकन दृष्टिकोण को सबसे अधिक सशक्त बनाता है? तो देखिए अभी तक मैंने मूल्यांकन वाला टॉपिक नहीं कराया है, ठीक है। तो मैं जल्द ही नहीं, कल या परसों जो है मैं मूल्यांकन वाला टॉपिक जरूर कराऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना, मूल्यांकन वाला टॉपिक जरूर कराऊंगा, ठीक। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, स्किनर, पावलोव, इन सब को एक जगह लेकर के आऊँ, मतलब एक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के आऊँ। मेरे क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्रिएटिव क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग कितने लोग चाहते हैं? पर मुझे जो है कमेंट चाहिए, जितने बच्चे लाइक्स करेंगे उतने ही बच्चे उसको कमेंट भी करेंगे। तो 100 कमेंट्स अगर होगा तो मैं वो वीडियोस जरूर लाऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट देना होगा आंसर। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। बात यहाँ समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकरण विधि का प्रयोग जो है सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो अनुकरण विधि का प्रयोग किस
रूप में प्रयुक्त होता है? 11वें का है आंसर व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हो जब। ठीक है, आंसर है ऑप्शन डी। वैयक्तिक शिक्षण पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वें प्रश्न का उत्तर, व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गतिविधि और आवश्यकताओं के अनुसार उनको शिक्षण देना, ये इसका मूल उद्देश्य है। विश्लेषणात्मक विधि की सबसे सटीक जो है परीक्षा क्या होगी? तो विश्लेषण देना, विश्लेषण करना। यहां पर जो सबसे विश्लेषणात्मक में क्या होता है, तो यहां पे सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चर्चा विधि में शिक्षण का प्रमुख बल किस पर दिया जाता है? तो चर्चा विधि जिसमें बच्चों से सक्रिय संवाद किया जाता है। टीचर भी सक्रिय संवाद करता है, ऐसा नहीं कि केवल बच्चे चर्चा करते हैं, टीचर भी करता है। टीचर बच्चे प्यूपिल टीचर भी के बीच में भी जो है संवाद होता है, विचार विनिमय होता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, 14 का डी। 15वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लघु शिक्षण के लिए गलत है, असत्य है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अक्सर जो है बच्चे 4-5 क्वेश्चन जो है ह्यूमन एरर में हो जाता है कि आता हुआ क्वेश्चन आप गलत पढ़ कराते, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, 15वें प्रश्न का उत्तर है लघु शिक्षण के लिए गलत है, यह है वास्तविक कक्षा के समान ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टीचर के प्रशिक्षण के लिए कारगर होता है। टीचर को जो है कौशल के विकास के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर के अंदर जो है आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है और कौशल में सुधार किया जाता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक जो है विधि में जो शिक्षक होता है, शिक्षक विषय को क्या है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके समझाने का प्रयास करता है। टीचर विद्यार्थियों को किसी समस्या पर 2 अलग अलग मत प्रस्तुत कर बहस करवाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को अलग अलग मत दे रहा है, तुम इस पर बोलोगे और तुम इस पर बोलोगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल है कि एक टीचर ने कहा कि आईपीएल मैचेस होने चाहिए, और एक ये व्यक्ति होगा जो कहेगा कि आईपीएल मैचेस नहीं होने चाहिए, या एक कह देंगे कि एक बच्चों से कहेंगे कि स्कूल में जो है खेल आधारित शिक्षण होना चाहिए, तो बच्चा एक कहेगा खेल आधारित शिक्षण नहीं होना चाहिए, इस पे अपना पॉइंट। तो एक कहेगा भाई खेल आधारित शिक्षण इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत समय बर्बाद हो जाता है, इतने समय में तो बच्चा कुछ ना कुछ थ्योरी सीख सकता है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पे 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तर्क शक्ति और निर्णय क्षमता का विकास होता है। ठीक है, कई बार जब हम लोग इंटरव्यू देते थे इंजीनियरिंग के बाद, तो जो है ऐसे जीडी ग्रुप डिस्कशन में शामिल होना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। पहली बार मैंने G20 शब्द का जो है सुना था कि G20 नाम के जो है डिस्कशन हुआ था, जिसमें मैं हालांकि फेल हो गया था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के बाद पहला ही कोई शब्द सुना था, क्योंकि मेरा GS से कोई लेना देना नहीं था, करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं। तो G20 जो ग्रुप्स है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ऐसे ही जो है डिस्कशन होते हैं। ठीक है, गणित शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पहले उदाहरण देता है, फिर जो है उससे उदाहरण जो है प्रश्न हल करवाता है। ये विधि क्या है? तो पहले उदाहरण, इसका मतलब है कि वो आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड कहलाएगा। ठीक है, जब टीचर पहले नियम बताता है, फिर जो है उससे संबंधित उदाहरण, तो पहले नियम फिर उदाहरण की तरफ, तो यहाँ पे हम निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। एक टीचर जो है अंग्रेजी पढ़ाते समय नया वाक्य पहले हिंदी में अर्थ सहित बोलती है, फिर अंग्रेजी में बोलती है, बच्चे दोहराते हैं, ये विधि क्या है? तो देखिए आंसर, देखिए द्विभाषिक विधि, आंसर है बी। ठीक है, टीचर जो है विद्यार्थियों को किसी वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करने को कहता है, ये विधि कौन सी है? तो प्रयोग विधि कहलाएगी, एक्सपेरिमेंटल जो है मेथड कहलाएगा। ठीक है, अनुकरण विधि में विद्यार्थी क्या करते हैं? तो अनुकरण विधि में विद्यार्थी जो है वो वास्तविक परिस्थितियों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, आंसर है 22 का बी। 23वां प्रश्न है, एक अध्यापिका जो है संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर परिभाषा। अब यहाँ पे सिर्फ पहले उदाहरण फिर परिभाषा, तो ये विधि आगमनात्मक विधि कहलाएगी, इंडक्टिव मेथड कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख जो है तकनीक कौन सी है? तो केस स्टडी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख जो तकनीक है, एक तो पहली बात तो किसी केस स्टडी के लिए बारे में साक्षात्कार भी कर सकते हो, अवलोकन कर सकते हो, वैज्ञानिक परीक्षण कर सकते हो, दस्तावेजी अध्ययन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे उपयुक्त में से सभी विधियां कारगर होंगी। ठीक है, आखिरी प्रश्न है हमारा, अंकेक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? अंकेक्षण विधि का मतलब होता है सर्वे मेथड।
तो ये इसका जो है सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि सर्वे में जो है बहुत सारी जानकारी एकत्र करनी होती है। सर्वे करते हैं ना, तो घर आपके आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, अभी आप जनगणना चल रही है, तो इसके उत्तरों की प्रामाणिकता पर हमें हमें अक्सर संदेह रहता है, क्योंकि भाई किसने क्या उत्तर दिया इसके बारे में कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन, यही इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। आंसर है ए। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस पूरे टॉपिक में देखने को मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।